Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am मीना चौधरी. So last video में हमने complete कर लिया था a theory of evolution of life. And today we start the next topic, that is what are the evidences for evolution. ठीक है, तो हमने थ्योरीज तो देख ली कि जो लाइफ है वो कैसे आई, अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना. तो अब हम देखते हैं कि जो एविडेंस थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे सबूत थे जिससे पता चलता है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी, किससे हुई थी और कब हुई थी. तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है उस पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था वो था यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट. ठीक है, तो आज क्वेश्चन क्या है कि जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म था उससे जो पूरी डाइवर्सिटी जो आज की है वो कैसे बनी. ठीक है, तो उसका क्या जवाब था कि जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ना, उसकी वजह से जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म था उससे आज की पूरी बायोडाइवर्सिटी में क्या हुआ वो बन पाई है. किसकी वजह से? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की वजह. तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो क्या वास्तव में उसी की वजह से जो आज बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की वजह से है. तो इसी के हमने क्या किया है, एविडेंसेस इकट्ठे किए. ठीक है, तो उन्हीं एविडेंसेस के बारे में आज हम जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो जो एविडेंस थे वो क्या क्या थे. एक तो थे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, दूसरे हमने देखे थे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मॉलिक्यूलर एविडेंस एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. ये सारे एविडेंस है जो हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, now read out from here. Evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of the life forms found in rocks. Rocks from sediments and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the long history of Earth. तो सबसे पहले हम देखते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. तो पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसल्स. ठीक है, जिसमें हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं. तो जो फॉसल्स होते हैं वो पैलियोंटोलॉजिकल जो फॉसल्स हैं उसमें जो फॉसल्स क्या होते हैं, ये होते हैं रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट इन रॉक्स. यानी कि जो रॉक हैं उनमें जो हार्ड पार्ट पाए जा रहे हैं, जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उनके जो हार्ड पार्ट हैं जैसे कि बोन्स हैं, टीथ हैं, क्लॉज हैं, नेल्स हैं, इन सब को हम स्टडी करते हैं क्योंकि हार्ड पार्ट हैं जो जैसे उस समय थे वैसे ही आज भी बने रहते हैं. तो इन्हीं की स्टडी से हम लोग क्या करेंगे, जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा करते हैं. तो फॉसल्स क्या हो गए, रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट इन रॉक्स या रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो फॉसल्स होते हैं ना वो डिके नहीं होते हैं, क्योंकि ये जैसे हार्ड पार्ट थे ना, ये तो जैसे उस समय होते हैं वैसे ही होते हैं. तो जो इंटैक्ट फॉसल होते हैं, इंटैक्ट फॉसल्स कौन से होते हैं, जो कि डिकेड होते ही नहीं किसी भी कंडीशंस में, क्योंकि ये जो इंटैक्ट फॉसल है ना ये आइस में मिलते हैं. जो आइस होते हैं उनमें जो बरिड हो जाते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर प्रेजेंट होता है आइस का, इसी वजह से ये डिकम्पोज नहीं हो पाते. तो जो फॉसल्स है वो ऐसे के वैसे ही रहते हैं जैसे कि उस समय आइस में दफनाए गए थे, सेम वैसे ही आज भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होते हैं लो टेम्परेचर पे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इंटैक्ट फॉसल्स. सेकंड है हमारे पेट्रीफाइड फॉसल्स, जो कि क्या होते हैं, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक से क्या बन जाएंगे, इनऑर्गेनिक बन जाएंगे. जैसे ऑर्गेनिज्म था तो ये जो ऑर्गेनिक वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकंड आ जाते हैं कंप्रेशन फॉसल्स. इसमें क्या होता है, जो फॉसल्स हैं ना दो रॉक्स के बीच में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्प्रेशन है ना वो हो जाता है रॉक्स के ऊपर. और फोर्थ इसमें है कैप्रोलिटेट्स जो फॉसेस हैं, जो क्या होते हैं, फीसिस होता है ना, उससे हम लोग ये पता करते हैं. ठीक है, तो अब रीड आउट करते हैं. फॉसल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स. जो फॉसल्स हैं वो क्या हैं, हार्ड पार्ट हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं. जो रॉक्स भी है ना वो कौन सी टाइप्स की रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ना उनमें पाए जाते हैं फॉसल्स. ठीक है, different aged rock sediment contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular
a sediment. Some of them appear similar to modern organism. They represent extinct organism, that is a dinosaurs example है इसके. A study of fossils in different sedimentary layers indicate the geological period in which they exist. ठीक है. तो जो सेडिमेंट्री लेयर्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉसल्स हैं, वो पाए जा रहे हैं डिफरेंट लेयर्स में. तो उसी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जियोलॉजिकल पीरियड से. तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो एरा हैं, एराज के अंदर आते हैं पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर आते हैं एपॉक्स. ठीक है. तो जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो जो लेयर के सबसे ऊपरी जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, वहाँ पे जैसे कोई फॉसल्स पाए जा रहे हैं तो वो पाए जाएंगे रीसेंट फॉसल्स. यानी कि जो हमको फॉसल मिल रहा है वो रीसेंट में, जो अभी हमसे, जैसे हम ह्यूमंस बने तो हमसे पहले क्या था वो हमको उसमें पता चल जाता है. और जितना जो फार जो एंशिएंट होगा ना, वो सबसे जो नीचे वाली लेयर है, परत है अर्थ की, उसके अंदर पाया जाएगा. ठीक है. तो जो एज है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? एज ऑफ फॉसल्स क्या करेंगे? जो एज ऑफ फॉसल्स है 2 टाइप्स में डिवाइड है. एक इसमें होती है रिलेटिव डेटिंग और सेकंड होती है इसमें एब्सोल्यूट डेटिंग. जो एब्सोल्यूट डेटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग. ठीक है. तो रिलेटिव डेटिंग में क्या हो रहा है, जो एज कैसे निकाल रहे हैं हम फॉसल की, जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है जो अर्थ की, वहाँ पे हमें पाए जा रहे हैं जो रिसेंट में फॉसल्स में रिसेंट ऑर्गेनिक जो एनिमल्स थे वो. और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, उसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे पुराने यानी कि सबसे जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स थे उनके फॉसल्स मिलेंगे. ठीक है. और सेकंड जो एब्सोल्यूट डेटिंग यानी कि रेडियो एक्टिव डेटिंग है, उसमें हम जो एज से पता करते हैं कि जो फॉसल्स है वो पुराना है या नया है, रीसेंट है या फिर एंशिएंट है, ओल्ड है. तो जो एब्सोल्यूट डेटिंग है उसमें क्या होता है, जो लेड और यूरेनियम प्रेजेंट होता है ना रॉक्स में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉसल है वो पुराना है या नया है. अगर इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है और यूरेनियम की कम है, किसी जो रॉक है उसके अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा है, तो वो जो फॉसल है वो ओल्ड है, यानी कि जो रॉक है वो भी ओल्ड है. ठीक है. अगर जो रॉक है, अगर उसमें लेड कम है, यूरेनियम ज़्यादा है, तो अगर हम देखेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉसल है या फिर जो रॉक है वो क्या है, रीसेंट है. ठीक है. तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो एज है फॉसल्स की वो कैसे निकलती है. The study show the life forms varied over time and certain life forms are restricted to a certain geological time scale. ठीक है. Hence, new forms of life have arisen at a different time in the history of Earth. तो इसी तरह जो न्यू फॉर्म्स हैं लाइफ की वो बनी, और जो डिफरेंट टाइम स्केल हैं उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री में हमारी अर्थ पर. ठीक है. ऑल दिस इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. की हम जो फॉसल्स की स्टडी कर रहे हैं उससे हम लोग एविडेंस निकाल रहे हैं कि कौन से जो ऑर्गेनिज्म में पहले आए थे और कौन से ऑर्गेनिज्म बाद में आए. ठीक है. डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ द फॉसल्स आर कैलकुलेटेड. तो हमने देखा जो एज है फॉसल्स की वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं. एक रिलेटिव डेटिंग के द्वारा और दूसरा है रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा. ठीक है. डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर. तो जो मेथड था रेडियो एक्टिव डेटिंग वो कैसे देख रहे थे हम, लेड और यूरेनियम की जो कंटेंट था, मात्रा था रॉक के अंदर, उससे हम लोग निकाल रहे थे कि अगर लेड जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म है, फॉसल है, वो क्या है, ओल्ड है. और जो अगर यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा है तो जो फॉसल है वो क्या है, रीसेंट है. ठीक है, नया है. तो यहाँ पे हमारा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट जो एविडेंस था वो था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. इसके अंदर क्या था कि जो अर्नेस्ट हैकल थे ना, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है मैमल की, वो क्या है, सिमिलर है किसके, जो एंशियंट एडल्ट स्टेज है ना उसके. तो इनका कहना था कि जैसे जो गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैमल्स की, वही जो गिल स्लिट हैं वो फिश में भी पाए जा रहे थे. तो यानी कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो क्या हैं, फिश हैं.
तो एक बार रीड करते हैं पहले हम। Embryological support for evolution was also proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. तो जो उन्होंने क्या बताया था कि जो फीचर एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हैं सभी वर्टिब्रेट्स में वो कॉमन है, लेकिन ये एडल्ट जो स्टेज आती है तब ये एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो देख रहे हैं तो जो सारी उनके करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, वो मैच कर रहे हैं, लेकिन एडल्ट में वो फीचर्स क्या हैं, एब्सेंट। ठीक है। For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional organ only in fishes and not found in any other adult vertebrates. तो जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने क्या कहा, जो एम्ब्रियोज हैं सभी वर्टिब्रेट्स का इंक्लूडिंग जो ह्यूमन है उनमें क्या होता है, वेस्टिजियल गिल स्लिट होते हैं। वेस्टिजियल क्या होता है, जो फंक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एंसेस्टर, यानी कि कोई जो हम फंक्शन है वो हमारे एंसेस्टर से रिसीव कर रहे हैं लेकिन अभी हमारे कोई काम के नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्टिजियल गिल स्लिट थे ना, जो हमारी फेरिंग्स में पीछे प्रेजेंट होते हैं, हेड के नीचे पीछे, तो उन्होंने बोला कि जो ये जो ऑर्गन है वो फंक्शनल है किसमें, सिर्फ फिशेस में, लेकिन जो और अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ये एब्सेंट हैं। इसका मतलब जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, वो क्या होती है, गिल स्लिट उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लंग्स में। तो उन्होंने यही कहा था कि जो एंसेस्टर एडल्ट स्टेज है ना वो फॉलो कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst Warbier. He noted that embryos never pass through the adult stage of the other animal. तो जो ये अर्नेस्ट हैकल थे इनकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस था इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया गया वॉन बियर के द्वारा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं ना वो अपने ही एनिमल की स्टेज से पास आउट होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी जो एडल्ट स्टेज है अदर एनिमल्स की उससे वो पास हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो वॉन बियर थे इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, जो एविडेंस था इसको डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एविडेंस, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ सिमिलरिटीज़ भी दिखाते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी दिखाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं आज वो अपने जो एक्सिस्ट हो चुके हैं उनके एंसेस्टर्स उनसे। ठीक है। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. कंपैरेटिव एनाटॉमी है, इसमें देखने को मिलती है होमोलॉगी एंड एनालॉगी। जो होमोलॉगी है इसमें क्या होता है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं उनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी तरह जो एनालॉगस है वो भी इसका अपोजिट है, उसमें क्या हो रहा है कि जो ओरिजिन है वो तो डिफरेंट है इनका लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है। तो जो होमोलॉगी है यानी कि जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना वो शो करते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो होमोलॉगी है वो रिजल्ट है किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, और जो होमोलॉगी है वो क्या करती है, इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्टर्स को, क्योंकि जो सेम इसका ओरिजिन हो रहा है, यानी कि जैसे 3 स्पीसीज़ हैं 1, 2 और 3, इनके क्या होंगे, जो ओरिजिन है वो तो सेम हो गया, इनका जो एंसेस्टर है वो सेम है लेकिन उनका हैबिटेट अलग अलग हो गया। जैसे जो तीनों प्रोजनी थी एक ही एंसेस्टर की वो अलग अलग हैबिटेट में चले गए। ठीक है। तो उसकी वजह से जो उनकी हैबिटेट थे वो चेंज हो गया। उस हैबिटेट की वजह से जो उनकी नीड थी, फूड वगैरह जो भी उनको ज़रूरत थी, शेल्टर, फूड, इन सब की भी नीड क्या होगी, डिफरेंट होगी उनकी, और जो एडेप्टेशंस थी वो भी उनकी अलग अलग हो गई। तो इसी वजह से जो एंसेस्टर थे वो तो इनके कॉमन थे लेकिन इनके हैबिटेट, नीड्स और एडेप्टेशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो सेकंड है वो क्या है, एनालॉगस, यानी कि जो इनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ये शो कर रहे हैं कि इनमें जो इनका एंसेस्टर होता है वो कॉमन नहीं होता है,
क्योंकि इनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, अलग अलग जो एंसेस्टर्स हैं उनसे ये प्रोजनी बन रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक ही हैबिटेट में आ गए। जैसे कोई 3 एंसेस्टर से 3 प्रोजनी बनी, वो अलग अलग जगह से क्या हो गया, वो एक ही हैबिटेट में आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे अगर वो आ जाते हैं तो उनका हैबिटेट तो एक हो जाता है, यानी कि ओरिजिन डिफरेंट हो गया तो हैबिटेट सेम हो गया, उनकी नीड्स भी सेम हो गई, क्योंकि हैबिटेट एक ही है तो नीड भी एक ही होगी, और जो उनकी अडेप्टेशन है वो भी एक होगी, यानी कि इनके फंक्शन सेम हो गए, लेकिन ओरिजिन इनका डिफरेंट है, क्योंकि ये एक ही एंसेस्टर से नहीं आए, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो इसीलिए जो एनालॉगी है वो क्या दिखा रही है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, whales, bats, cheetah and human share similarity in pattern of bones of 4 limbs। तो इसी तरह जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, इनमें क्या हो रहा है, जो वेल हैं, बैट है और चीता है, और जो ह्यूमंस हैं उनमें भी क्या हो रहा है कि जो 4 लिम्स हैं उनमें जो बोन होती हैं वो तो 30 होती हैं, ठीक है, लेकिन ये अपना जो बोन है, उनका जो 4 लिम्स है उनका यूज़ अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे जो वेल है उनमें पाए जा रहे हैं फिन्स, तो ये जो अपने 4 लिम्ब है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिन्स में। बैट्स किस में कन्वर्ट कर लेंगी, विंग्स में। और जो चीता है वो लेग, ठीक है। तो इसी तरह से जो इनकी ओरिजिन है वो तो क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कि जो 4 लिम्ब हैं वो तो एक ही है, लेकिन इनके जो फंक्शन ये डिफरेंट शो कर रहे हैं, ये दौड़ने के लिए, ये उड़ने के लिए, ये तैरने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह कि जिनका ओरिजिन क्या है, सेम, लेकिन जो 4 लिम्स है इनका ओरिजिन तो सेम है, और जो इनका फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। थ्रू दीज 4 लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, all of them have a humerus, radius, ulna, carpal, metacarpus, phalanges in their 4 limbs। जो इनके 4 limbs हैं उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है, क्योंकि इनकी जो 4 लिम्ब है उसमें क्या क्या कौन कौन सी बोन्स पाई जा रही हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और phalanges, ठीक है, ये पाई जा रही हैं। Hence, in these animals, the same structure developed along different direction due to adaptation to different needs। लेकिन जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंस शो कर रहे हैं, किसमें, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ये डिफरेंट हैबिटेट में अडेप्ट हो रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, जो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ये अपना क्या कर रहे हैं, उसका जो यूज़ है 4 लिम्स का वो अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, कि जैसे एक ही एंसेस्टर है लेकिन उनके क्या हो रहे हैं, एक जो डाइवर्जेंट रेडिएशंस की तरह वो क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग हैबिटेट्स में जा रहे हैं और वहाँ पे अपने जो एडेप्टेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स। In plants also, the thorns and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent a homology। तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स हैं ना, वो जो थॉर्न्स बॉगनविला के थॉर्न्स हैं, कुकरबिटा की जो टेंड्रिल्स हैं वो होमोलॉगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये है, इसमें जो ये थॉर्न्स हैं और जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका ओरिजिन सेम है, ठीक है। तो इनका फंक्शंस क्या है, जैसे थॉर्न है वो प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, और टेंड्रिल्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि ओरिजिन है वो सेम है और इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह जो होमोलॉगी है वो प्लांट्स में भी, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों ही अपने अपने लेवल पे शो करते हैं। Homology is based on divergent evolution, whereas the analogy refer to a situation exactly opposite। तो इस जो analogy है वो divergent से बिल्कुल opposite है, ठीक है। Wings of butterfly and of birds look alike। जो wings हैं butterfly के और birds के वो एक जैसे दिखते हैं। They are not anatomically similar structure through they perform a similar function। लेकिन जो function है वो same show कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी structure है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ये परफॉर्म जो फंक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन इनका डिफरेंट है। क्योंकि जो बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्यूटिनस से, ठीक है। और जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, जो उनके जो
फोर लिम्स है ना, उनका मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इनके जो फंक्शन है वो सेम है, उड़ने में काम आ रहे हैं, लेकिन जो इनका ऑरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। Hence, analogous structure are the result of a convergent evolution, different structures evolving for the same function and hence having a similarity. Other examples of analogy are the eyes of octopus and of a mammals of the flippers of। तो जो एनालॉगी है उसके और क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे आई है ऑक्टोपस एंड मैमल्स की, इनका काम तो सेम है, इनकी सेम फंक्शन है देखना, लेकिन जो ऑक्टोपस और मैमल्स की जो रेटिना का स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इनकी इंटरनल रेटिना का स्ट्रक्चर क्या है, अलग। उसी तरह जो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन है, इन जो पेंगुइन एंड डॉल्फिन है ये क्या है, दोनों ही किसमें का मतलब जो इनके फ्लिपर्स हैं किस में हेल्प कर रहे हैं, स्विमिंग में। लेकिन जो पेंगुइन है वो क्या है, एक एक्वेटिक बर्ड्स है, और जो डॉल्फिन है वो क्या है, मैमल्स है। तो इसीलिए जो इनके फ्लिपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं स्विमिंग में, लेकिन जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या, दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। One can say that it is a similar habitat that is a resulting in selection of similar adaptive features in different groups of organisms, but towards the same function। तो इनका जो हैबिटेट है वो सिमिलर होता है, इसीलिए जो इनके एडेप्टेशन है वो क्या है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि अडेप्ट करते हैं एक दूसरे को। या जैसे अपने आप को, जिन ओरिजिन तो इनका डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन इनके सेम होते हैं, तो इसीलिए जैसे इनका जो एंसेस्टर है वो अलग अलग हैं और ये जो प्रोजेनी है वो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, तो इनके फंक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो हैबिटेट है, नीड्स हैं, अडेप्टेशन है, वो भी इनकी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इनके एग्जांपल जैसे प्लांट्स में क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो जो स्वीट पोटैटो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। जो स्वीट पोटैटो है उसको हम क्या बोलते हैं, शकरकंद, और पोटैटो क्या है, आलू। तो इनका जो फंक्शन है वो तो सेम है और इनका ओरिजिन डिफरेंट है, ये रूट है और उसका स्टेम है, लेकिन जो इनका फंक्शन दोनों का क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो का स्टार्च को कलेक्शन करते हैं, ठीक है। In the same line of argument, similarities in proteins and gene performing a given functional among diverse organisms give clues to common ancestry. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as a structural similarity among a diverse organism. तो उसके बाद फोर्थ हमारा है मॉलिक्यूलर एविडेंस। हमने 3 एविडेंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड पढ़ा हमने कंपेरेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, थर्ड हमने देखा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो जो मॉलिक्यूलर एविडेंस में उसमें क्या होता है कि जैसे 2 पर्सन लिए हमने और उन दोनों पर्सनस का क्या किया, प्रोटीन हमने चेक किया, तो जो इनका प्रोटीन था वो सेम था। तो अगर प्रोटीन सेम है तो अमीनो एसिड सेम है, और उनका अगर अमीनो एसिड सेम है तो इनका डीएनए सीक्वेंस भी सेम होगा। तो इसीलिए जो 2 पर्सन्स हमने देखे हैं उनमें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या होगा, क्लोज, यानी कि वो क्लोज रिलेशन में है। अगर उनका जितना ज़्यादा जो डीएनए सीक्वेंस है वो मैच करेगा उतना ही वो क्लोज रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर एविडेंस है उसमें क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस है वो देखते हैं, एटीपी देखते हैं, और थर्ड जो ट्रिप्सिन है एंजाइम्स, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एंजाइम, वो क्या होगी, प्रेजेंट होती है। तो ये इसी से हमें पता लगता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या है, क्लोज है या फिर दूर का रिलेशन है, ठीक है। तो इसी में क्या हो रहा है, जो प्रोटीन एंड जीन्स हैं उनके जो फंक्शन है परफॉर्म, उनकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि उनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो सेम है या अलग हैं, कॉमन है या फिर अलग अलग से है, ठीक है। तो थर्ड हमारा मॉलिक्यूलर एविडेंस हो गया। Man has a breed selection plant and animals for agriculture, horticulture, sport or security. Man has a domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, that is example dog, but still are of the same group. It is argued that it within hundreds of years man could create a new breed. Could not nature have done the same over millions of years? तो इसमें क्या है, जो मैन है वो क्या करता है, ब्रीड करता है, ब्रीड बनाता है, सेलेक्टेड जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको लेकर एग्रीकल्चर करता है, हॉर्टिकल्चर करता है, ठीक है।
अपनी सिक्योरिटी के लिए जैसे डॉग पालता है, तो जो डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं डॉग की भी, वो जो एनिमल्स हैं उनकी, वो क्या कर रहा है, जो जो ह्यूमन है, मैन है, उसने खुद बनाई है वो ब्रीड्स, ठीक है। क्योंकि जो कैसे हाइब्रिड बनाते हैं ना हम, जैसे एक पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट की जो गुड ब्रीड्स हैं, गुड हैबिट कैरेक्टर्स हैं, वो लेके इन दोनों को क्या करवाए, मेटिंग करवा देते हैं, उनमें क्रॉस करवा के क्या बनाते हैं हम, न्यू ब्रीड तैयार कर लेते हैं, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो मैन है उसने बहुत मतलब अच्छी अच्छी ब्रीड्स बनाई, ताकि जो उसके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए या सिक्योरिटी के लिए वो काम आ सके। तो इसीलिए ये अभी इस बात पे क्या है, आर्गुमेंट चल रहा है कि क्या जो मैन है उसने सिर्फ 100 ईयर्स में क्या किया, जो न्यू ब्रीड्स हैं वो बना ली, लेकिन जो नेचर है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लग गए ये करने में, ठीक है। ये इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो एक जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या हुआ, देखने को मिलती है कि जो इंग्लैंड है वहाँ से क्या हुआ, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो देखने को मिला किसके अंदर, मॉथ्स के अंदर। इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850s में क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुई थी उस समय, तो उससे पहले क्या हुआ था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज मोर वाइट विंग्ड मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड। उस समय क्या देखा गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं सेट हुआ था, उस समय जो वाइट विंग्ड मॉथ थे ना, वो ट्रीज पर ज़्यादा थे। जो डार्क विंग्ड जो मॉथ थे, जिसको मिलेनाइज्ड मॉथ बोल रहे हैं, उनसे ज़्यादा कौन से पाए जा रहे थे उस समय, वाइट विंग्ड मॉथ पाए जा रहे थे, यानी कि जो वाइट पंख थे जिनके, ठीक है। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920 देयर वॉज अ मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन द सेम एरिया, दैट इज़ द प्रपोर्शन वॉज रिवर्स्ड। तो उन्होंने देखा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या देखा, उसी सेम एरिया में उन्होंने देखा कि जो डार्क विंग्ड मॉथ थे ना, यानी कि जो मिलेनाइज्ड मॉथ थे, उनकी जो संख्या थी, नंबर थे, वो ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, 1920s में। तो इसी से मतलब जो कंडीशन थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई 1850 के। 1850 में तो हमने देखा था कि जो वाइट विंग्ड मॉथ थे वो ज़्यादा थे, और हमने 1920s में क्या देखा, जो डार्क विंग्ड मॉथ थे उनकी कलेक्शन, उनका नंबर क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो ये कंडीशन देखने को मिली थी 1850s में, और ये देखने को मिलती 1920 में। इसमें क्या होता, जो डार्क विंग मॉथ थे उनकी जो कलेक्शन था वो कम था, और वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थे। ये कौन सी थी, अनपॉपुलेटेड एरिया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या देखने को मिला कि जो पॉपुलेटेड एरिया में जो डार्क विंग मॉथ थे उनकी जो नंबर थे वो बढ़ गए ज़्यादा, ठीक है। The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background during a post-industrialization period. तो इसमें क्या हुआ, जो प्रीडेटर्स थे ना वो क्या कर रहे थे, जो ये वाइट विंग्ड मॉथ थे उनको खा जा रहे थे, क्योंकि जो डार्क विंग्ड मॉथ थे वो तो क्या कर रहे थे, जैसे जो पेड़ है उसके ही बैकग्राउंड से अपने आप को सेव कर रहे थे, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो भी उस जो पॉल्यूशन के वजह से क्या हो गया था, डार्क हो गया था। तो जो डार्क विंग्ड मॉथ थे वो प्रीडेटर्स को नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से जो वाइट विंग्ड मॉथ थे उनको जो प्रीडेटर्स है वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो नंबर था वो कम हो गया। During post-industrialization period, the tree's trunk become dark due to industrial smoke and shoot. तो जो डार्क ट्रीज थे उनका जो ट्रंक था वो क्या हो गया, डार्क हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और स्मोक की वजह से, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स and dark winged or melanized moth survived. Before industrialization set in, a thick growth of almost white colored lichen covered the tree. In that background, the white winged moth survived, but the dark colored moth was picked out by predators. Due to know that lichen can be used as industrial pollution indicators. तो जब पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था,
तो उस समय जो लाइकन था उनका जो नंबर था वो उस समय बहुत ज़्यादा था। तो जो लाइकन थे वो क्या कर रहे थे, ट्रीज़ को क्या कर रहे थे, पूरा कवर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो वाइट विंग्ड मॉथ थे वो बच रहे थे और जो डार्क विंग्ड मॉथ थे उनको प्रीडेटर्स क्या कर रहे थे, खा रहे थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो जो लाइकन है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गया और जो ट्रीज थे वो डार्क हो गए पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि जो लाइकन है ना, वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो इंडिकेट रहे हैं। तो जब जब हम पॉल्यूशन को नापते हैं ना, तो हम नाप पॉल्यूटेड एरिया में क्या है, लाइकन ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, they will not grow in areas that are polluted. Hence, moths that were able to camouflage themselves, that is, hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moth was low. This showed that in a mixed population, those that can better adapt survive an increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या है, लाइकन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वो अनपॉपुलेटेड है और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है इसी वजह से। ठीक है, सिमिलरली excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in the selection of resistant varieties in a much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organism cell. Hence, resistance organism cell are appearing in a time scale of month of years and not centuries. तो जैसा अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है ताकि जो सेलेक्टेड जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो हम लोग उगा सकें और कोई भी जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वो फालतू के ना उगें। तो अपने अच्छी वैरायटीज़ को हम लोग उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ड्रग्स हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो टाइम स्केल है वो मंथ ऑफ और ईयर्स में ही हो रहा है, ना कि सेंचुरीज़ में। जैसे कि बोला था ना कि जो ब्रीड्स हैं वो मैन क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है विद इन ईयर्स में, लेकिन जो नेचर है उसको जो मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं वो क्यों लग रहे हैं एवोल्यूशन में। तो यही जो रीज़न है वो है कि जो मैन है वो तो क्या कर रहा है, उसको पता है कि जो इस पेस्ट के लिए कौन सी पेस्टिसाइड्स ठीक है, कौन सी जो ड्रग हैं वो ठीक हैं। तो इसीलिए आजकल जो साइंस है इतनी आगे बढ़ गई है कि जो अच्छी वैरायटीज़ हैं और अच्छी हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको अच्छा करने के लिए सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो यही क्या एग्जाम्पल हैं एवोल्यूशन के, जिसको हम अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या हो गया, जो हम लोग अपना एक्शन दिखा रहे हैं, नेचर का नहीं है, जो ह्यूमन अपने आप क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। दिस ऑल्सो टेल अस दैट एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेंस, इट इज़ अ स्टोलिस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रोसेस है वो चांस इवेंट है नेचर का, जैसे कि इसमें देखा था हमने वाइट मॉथ और जो डार्क मॉथ थे वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कौन से बच रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कौन से बचे हैं। तो यही जो नेचर है वो ही सेलेक्ट कर रहा है इनको। ठीक है, तो नेचर के द्वारा ही इनको सेलेक्शन किया जा रहा है, तो इसी तरह इनका एवोल्यूशन हो रहा है। तो जो ये चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं। ठीक है, जो एवोल्यूशन है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चल रहा है, बढ़ता रहेगा। अब हमें आगे हमसे भी कुछ अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकृति का नियम जो चलता ही रहेगा आगे। ठीक है, तो एक हमारा जो बचा था वो क्या था, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इसमें यही था कि जो वर्ल्ड है उसको 6 जोन में डिवाइड कर दिया गया और जो अदर ऑर्गेनिजम्स है जिनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है वो अलग अलग जगह से आए हैं और एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को अपना लेंगे, यानी कि उनमें क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो सेम हो जाएगा, उनकी नीड्स सेम हो जाएंगी। यही जो है वो भी किस में है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एविडेंसेस है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,
और अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टिव रेडिएशंस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।